बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमातुल मुबारक और अहलियान लाहौर को सुबह जो है वो मुबारक हो। और एक नई सुबह है, वीकेंड का जो है वो आज लास्ट डे है वीक का, और उसके बाद आप एक वीकेंड का गैप आने वाला है। तो यकीनन जो है वो हम अगले आने वाले वीक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद के साथ, और ये वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा सबका। इसके साथ आपको अगर बताएं आज के टॉपिक के हवाले से, और साथ ही साथ अगर आज की जो मैसेज ऑफ द डे है वो शेयर करें, तो हमारे पास जो ज़बरदस्त पॉजिटिव मोटिवेशन से भरपूर मैसेज ऑफ द डे मौजूद है। फरीदुद्दीन गंज शक्कर कहते हैं कि इल्म बगैर इबादत फजूल, और अक्ल जो है वो बगैर इल्म के दर्द सर है। तो इसीलिए आपका अकल अगर मौजूद है तो उसके साथ साथ इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इल्म अगर मौजूद है तो उसका कहाँ पर दुरुस्त इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जुमे के दिन का पैगाम भी यही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मसाइल मौजूद हैं, और स्पेशली जब लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो शहरियों के इतने सारे मसाइल होते हैं, उन पर बात भी होती है, लेकिन सॉल्यूशंस की तरफ बहुत कम आया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि अगर हम किसी इशू को रेज करें तो उसके सॉल्यूशंस के साथ आएँ, और ऐसा ही एक आज टॉपिक हमारे पास मौजूद है। एक बड़ी आबादी जो है वो हमारे मुल्क की फॉलेज जैसे जो मर्ज़ है उसका शिकार होती है। किसी को जो है वो अगर हम कहीं असाबी तनाव का शिकार होते हैं, इस तरह के मसाइल भी मौजूद होते हैं। और अगर हम थोड़े से स्टैट्स शेयर करें आपके साथ, तो एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 3.5 लाख ऐसे लोग हैं जो कि फालिज के हमले का शिकार बनते हैं, और 70% लोग जो है वो सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, वक्त पर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से माजूरी का शिकार हो जाते हैं, जो कि मुस्तकिल होती है। इसी तरह से 10 लाख लोग जो है वो फालिज के बायस किसी न किसी हवाले से माजूरी का शिकार हैं, जो कि मौजूद हैं पाकिस्तान में। और 10 से 20% लोग फालिज के हमले की वजह से मौत के मुँह में भी चले जाते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो किस तरीके से इनको कॉप अप किया जाता है, इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनका तारुफ कराती चलूँ। बहुत शुक्रिया। सैयद अली बहराम न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग लाहौर में वेलकम कहते हैं आपको। डॉक्टर लाला रुख हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खाना पीना कितना ज़रूरी है और किसी भी बीमारी को कॉप करने के लिए कैसी डाइट होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। वेलकम कहते हैं आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में। साथ ही साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वकार, जो कि फिजियोथेरापिस्ट हैं। बगैर मेडिसिन के भी इलाज मुमकिन है, कुछ चीज़ें एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी होती हैं, तो आपको भी वेलकम कहते हैं। गुफ्तगू का अगर हम आगाज़ करें सैयद बहराम साहब से, तो ये बताइएगा, फालिज की जब हम बात करते हैं, ब्रेन स्ट्रोक की बात करते हैं, इस तरह की जो बीमारियां असाबी तनाव की वजह से शुरू होती हैं, क्यों होता है? क्या इसके पीछे एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, हमारी बेहतियाती होती है, या फिर डाइट होती है? क्या कहेंगे? देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। इसका जो है वो 3 फैक्टर्स जो हैं वो मिल के जो हैं वो एक पूरा प्रोग्रेस बनाते हैं, जिसके अंदर आगे जाके फालिज होता है। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं। एक इंसान के कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि उसके जेनेटिक्स के अंदर आ रहे हैं, फैमिली में, जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, फालिज जो है वो रन करता है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर्स, आजकल के दौर में आप लोगों को अंदाज़ा है कि कितना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस है हमारे वर्क साइकिल में, हमारी फैमिलीज़ के अंदर। इसके साथ साथ जो है जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो हमारे यहाँ की आजकल के दौर में जो हम डाइट ले रहे हैं वो भी आ जाती है। ये तीनों मिल के जो हैं वो एक ऐसा जो है वो सिस्टम क्रिएट करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रेज़ कर जाता है। आजकल के दौर के अंदर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन से जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ पर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उसके अंदर 10 से 12% ऐसे लोग हैं जो कि आगे जाके फालिज के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। अच्छा, हाइपरटेंशन अगर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं, वहीं से एहतियात शुरू कर देनी चाहिए। इसकी एग्जाम पर भी बात करेंगे। हमारे साथ लाला रुख भी हैं। डॉक्टर लाला रुख, अगर हम डाइट के हवाले से बात करें तो हर एक को डाइट की ज़रूरत है, बेहतरीन डाइट की ज़रूरत है, और एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है। जो इस किस्म की बीमारियां होती हैं, जैसे कि अभी फालिज की हमने बात की, असाबी तनाव की बात करते हैं हम, और ये स्टार्ट यहीं से होती हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और इनका डाइट से बड़ा डायरेक्ट लिंक है। क्या कहेंगी, कब जाके आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि बी केयरफुल अबाउट योर डाइट? अभी दूसरा बात हुई है कि इसका एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है और दूसरा डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर भी वही सारी चीज़ें इनडायरेक्टली डाइट के थ्रू ही हो रही होती हैं। लाइक हमारा कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है, जो आपको जो है डायबिटिक्स,
होते हैं वो, जिसकी वजह से आपका सोडियम इंटेक जब ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब आपको लग रहा है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है या पानी का इंटेक ठीक नहीं है, तो सोडियम लेवल्स आपके हाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर से वाटर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, आपकी किडनीज भी डैमेज हो सकती हैं। बाकी अगर हम बात करें वही चीज़ है कि कैफ़ीन या इन चीज़ों का चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा जो आपके आयरन को ब्लॉक कर देता है, बॉडी से कैल्शियम ब्लॉक कर देता है। आपका फ़ैट इंटेक अच्छा नहीं है, हम लोग बहुत हाई फैट फूड ले रहे होते हैं या फास्ट फूड इंटेक कर रहे हैं, बहुत तले हुए चीज़ें हमारे खाए जाते हैं लोगों में। अच्छा डॉक्टर लालरुख, ये भी चीज़ ऐड कीजिएगा कि जो इम्प्योर फूड है, और स्पेशली अगर हम पानी की बात करें, दूध की बात करें, तो इतनी ज़्यादा इसमें इम्प्योरिटी मौजूद है, इसमें मिलावट इतनी ज़्यादा होती है, तो ये भी एक फैक्टर बनता है। क्योंकि हमने एक रिपोर्ट रिसर्च पढ़ी हुई थी कि पानी में जो है वो कुछ ऐसे मिनरल्स आ गए या फिर ऐसी इम्प्योरिटीज़ आ गई जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चे जो है वो टेढ़ी हड्डियों के साथ पैदा होना शुरू हो गए। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा जो लाहौर का पानी है खासतौर पर 95% डैमेज और ख़राब है, ठीक है, टॉक्सिक है वो। तो हमारे अंदर वही सारी टॉक्सिन जब जमा होना शुरू हो जाते हैं वो स्ट्रोक का मसला बनते हैं। उसके अलावा जैसे हम हाई फैट इंटेक करते हैं या फिर ऐसे फास्ट फूड का इंटेक करते हैं जिसके अंदर हाई सॉल्ट और हाई शुगर इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो भी आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। राइट डॉक्टर वकार, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक हैं, मुझे हमेशा शिकायत ही होती है और अक्सर जो एक पेशेंट्स हैं उनको उनकी तरफ से भी आती है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर फिजिशियन के पास जाएं तो वो कभी भी डाइटिशियन को रिकमेंड नहीं करता, डाइटिशियन के पास जाएं तो वो कभी जो है वो आपको एक्सरसाइज करने के लिए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिकमेंड नहीं करेगा। तो ये गैप्स मौजूद हैं। हर बीमारी का कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी की एक्सरसाइज है उसके साथ ताल्लुक होता है। डॉक्टर वकार क्या कहेंगे, अगर फालिज के पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो कितने इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी? First of all, thanks for having me. It's a real pleasure for me to be here and get the opportunity to speak on such things. Actually, बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। अगर इस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो अगर विदाउट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अगर हम किसी भी फालिज के पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर किसी भी पेशेंट को दे के एक प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेशेंट है वो सिर्फ मेडिसिन के ऊपर ही चल रहा है और काफ़ी देर चलता रहेगा लेकिन उसकी मोबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसके पट्ठों के अंदर जान ही नहीं है, ठीक है, तो उसके बगैर वो पेशेंट जो है ना वो रिकवर करना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान होता है। फॉर एग्जांपल, हेमीप्लेजिया के पेशेंट के लिए डिफरेंट प्लान होगा, पेरीप्लेजिया के लिए डिफरेंट होगा और क्वाड्रिप्लेजिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान जो है डिफरेंट होता है। हर पेशेंट जो होता है उसका जो है ट्रीटमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंगली उसकी देख के कि आया इसके कौन से लिम्ब के ऊपर जो है काम ज़्यादा होने वाला है, कौन सी इसकी जो है मसल्स वीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा डॉक्टर वकार की फिजियोथेरेपी या फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो आपको सिर्फ बीमार होने के बाद ही ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें। विदाउट एक्सरसाइजेज आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को आप उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं कि आपकी बॉडी जो है आपको लैग करना शुरू कर देती है। आप आजकल देखें फॉर एग्जांपल जो मेन इशू आ रहा है उसकी एक्सरसाइजेस की कमी की वजह से, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस के भी इशू आ रहे हैं या आपके बैक के इशू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ये तो आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम बैक के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके अलावा नीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह के जो सारे इश्यूज़ हैं ये लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से हैं। तो इसको अब कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट दिन के अंदर आधा घंटा तो कम से कम जो एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन पे भी बात करेंगे। अच्छा, अगर हम अगेन सैयद अली बहराम डॉक्टर साहब अगर हम बात करें, आई रिमेंबर द केस ऑफ माई ग्रैंड मदर, उनको फॉलिज का अटैक हुआ, शी वॉज डायबिटिक और एक अरसा उन्होंने डायबिटिक के साथ गुजारा, मेडिसिन पे आई, फिर उनको पहला फॉलिज का अटैक आया, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। फिर उसके बाद वो ठीक होना शुरू हो गई, रिकवर होना शुरू हो गई, फिजियोथेरापी भी इन्वॉल्व रही, मेडिकेशन भी इन्वॉल्व रही, बट सडनली जब वो बिल्कुल ठीक हो रही थी और इवन उन्होंने वॉक स्टार्ट कर दी थी तो एक मिनट बाद फिर से अटैक आया फालिज का। तो ये क्या केस है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, वो ज़ाहरी तौर पर तो रिकवर होती नज़र आ रही थी लेकिन जब सेकेंड अटैक आया तो उनकी बॉडी कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गई थी। देखें जी, स्ट्रोक का जो मैकेनिज़्म है अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा प्रिसाइजली अगर हम उसको स्टडी करें तो उसके अंदर ब्रेन के डिफरेंट आर्टरीज़ के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर जो है वो क्लॉट जाके फंसता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो सेल्स हैं उनकी जो है वो डेथ होती है और फिर जो है वो फालिज का अटैक होता है। अब अगर हम उसके प्रोसेस को थोड़ा गौर से देखें तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक बंदा रात को सोया है
और रातों रात जो है वो उसका बॉडी का एक हिस्सा जो है वो कम्प्लीटली काम करना ख़त्म हो गया। क्या इतनी जल्दी वीकनेस आ सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रेन का जो है वो स्पेसिफिक हिस्सा वो वाला एक्शन करना भूल गया है बिकॉज ऑफ सेल डेथ। तो उस टाइम पे जैसे कि अगर एक हिस्से में जाके उस टाइम पे क्लॉट फंसा था और उनको जो है वो फालिज का अटैक हुआ, इसी तरीके से देर आर सो मेनी ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, किसी और ब्लड वेसल में भी जाके क्लॉट फंस सकता है जिसकी वजह से एक और फालिज का अटैक भी आ सकता है। इसकी रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है। इसका रिकवरी अगर हम करते हैं तो साथ में हमें जो है वो मैनेजमेंट के अंदर जो है हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। हमें देखना है कि क्लॉटिंग फैक्टर कितना चल रहा है, हमें देखना है कि रीहैब कैसे चल रही है, जैसे अभी जो है वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट साहब ने बताया। तो हम भी इसी तरीके से करके चलते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो कि फिजिशियन होता है, एक न्यूरोसर्जन होता है और एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन करते हैं। ये तीनों मिलके एक जो है ना वो टीम वर्क के साथ चलते हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क होता है जी। पूरा केस अगर आप उसको बड़ा अगर हम बारीकी से बात करें तो एक बिल्कुल आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, थेरेपिस्ट की भी और साथ साथ जो है वो न्यूरोसर्जन की भी और साथ साथ डाइटिशियन की भी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। गुड मॉर्निंग लाहौर में हम बड़ी इम्पॉर्टेंट एक जो डिजीज़ है उस पर बात कर रहे हैं जिसको हम फालिज कहते हैं। आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 10 लाख लोग जो है वो फालिज के अटैक की वजह से किसी न किसी किस्म की माजूरी का शिकार हैं। तो हम सूरत हाल पर बात करें, हमारे साथ जो है वो न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं बहराम साहब। अब जैसे कि आपने बताया कि सूरत हाल को आपस में कोऑर्डिनेशन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, कोई केसेस आते हैं। और डॉक्टर लाला रुख से अगर हम बात करें और डाइट के हवाले से बात करें तो कोई पेशेंट है उसकी डाइट और एक बचने के लिए जो डाइट एहतियाती तदाबीर के तौर पर डाइट है, उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? एक नॉर्मल पर्सन को तो एक बैलेंस डाइट प्लान चाहिए होता है ना, जिसके अंदर आपकी कैलोरीज बैलेंस होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट सब नॉर्मल चाहिए होता है। लेकिन जो एक इस तरह का पेशेंट है उसके लिए हम फैट हाई करते हैं क्योंकि ब्रेन और सारे न्यूरॉन्स जो हैं आपके वो फैट से बने होते हैं ना, तो उनके लिए और गुड फैट हाई होना ज़रूरी है। ये भी एक पता होना चाहिए कि फ़ैट से कितनी टाइप्स हैं, इनकी जो चर्बी का इस्तेमाल या ऑयल का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ऑयल्स हैं। अच्छा, जो ये आपको फैट मछली फिर से आपका वेट गेन भी कर देती है क्योंकि हेल्दी फैट्स ऐसा आपका वेट गेन नहीं करवाते हैं। आपकी बॉडी को तो वैसे रिक्वायर्ड है, वैसे भी फैट्स रिक्वायर्ड है। और आपका ब्रेन क्योंकि पूरा न्यूरॉन्स का फंक्शन वो सब आपका ब्रेन पूरा एक फ़ैट के उसमें होता है, तो वो उसके लिए अच्छे फैट्स रिक्वायर्ड है ताकि इन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकें। पूरी तरह ठीक तो नहीं कर सकते हैं बट ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए ऑयल वाली जो फ़िश होती है, 2 तरह की फ़िश होती है, एक वाइट फ़िश होती है, एक ऑयल फ़िश होती है, उसका इस्तेमाल, बाकी कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल, देसी घी का इस्तेमाल, इन चीज़ों में हम फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाते हैं। साथ वर्कआउट प्रॉपर रखवाते हैं उस पेशेंट का ताकि उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर सके अच्छे तरीके है। और अगर हम थेरेपी की बात करें डॉक्टर वकार, तो जैसे कि अभी पहले भी आपने बताया कि थेरेपी ना सिर्फ आपको एक बीमार पर्सन को ज़रूरत है बल्कि एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए भी आपको कुछ किसी ना किसी किस्म की एक्सरसाइज की ज़रूरत है। फालिज का अगर पेशेंट आता है तो कितनी देर, क्योंकि वो तो मूव भी नहीं सम टाइम कर सकता, कुछ ऐसे भी जो पैरालिसिस होता है कि आप पूरी बॉडी मूव नहीं कर सकते, सम टाइम आप जिस्म का एक हिस्सा मूव नहीं कर सकते, तो कौन सी ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप इनिशियली स्टार्ट करवाते हैं? एक्चुअली उसका जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू होता है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि उस पेशेंट को किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे स्ट्रेचिंग की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर उसको जो उसके अलावा जो चीज़ें होती है एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, या फिर उसका वेट इम्बैलेंस है, वो ठीक से वज़न नहीं डाल पा रहा एक पाँव से दूसरे पाँव पे, तो उसकी बैलेंस ट्रेनिंग जो है वो की जाती है। या फिर देखा जाता है कि उसका या फिर उसके जो लिम्स हैं उनके अंदर जान नहीं है तो उसको उस तरह की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाई जाती हैं। अब आज के माशरे के अंदर अगर आप देखें सबसे जो कॉमन बीमारियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऑस्टियोपोरोसिस हो गई या आपका जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ठीक है, इनकी वजूहात क्या होती हैं? बेसिकली जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपका जो हड्डी है वो बुरबुरी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके जस्ट लाइक के आपका एक लकड़ी है उसको दीमक जैसे अंदर लग जाती है, उस तरह आपकी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से उसकी वो आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए
और आपके जोड़ों में दर्द क्यों होता है, हर घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। इसका मेन रीज़न जो होता है ना वो जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि आपकी जो चिकनी हड्डी होती है, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर, वो आपकी घिसना शुरू हो जाती है, ड्राई हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है। वो मेनली जो होती है आपके नीज जॉइंट के अंदर होती है या फिर आपके हिप जॉइंट के अंदर होती है, और स्टडीज शो करती हैं कि ये फीमेल जो होती हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होती है, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसकी वजह से होती है, या फिर आपके इसके अलावा जो उनके डिफरेंट किस्म के और आपकी एक्सरसाइजेज इन चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। exactly. अच्छा, अगर हम अगेन सैयद अली बहराब साहब, अगर हम थोड़ी सी थेरेपी की बात करें और ट्रीटमेंट की तरफ जाने की बात करें, तो फॉलिज के जो पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट को कितना टाइम लग सकता है, और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि एक अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं कि पता हो कि आपकी बॉडी जो है वो अब किसी भी टाइम क्लॉटिंग की तरफ जा सकती है। देखें जी, सबसे पहले ये जो है ये बहुत अर्ली जो है ना आपको पता चलना शुरू हो जाता है। लोगों को जो है हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं, जैसे फालिज के साथ साथ जो है वो हार्ट अटैक भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि ब्लड क्लॉट अगर जो है ना वो किसी कार्डियक वेसल में जाके जो है ना वो स्टक हुआ है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इट इज़ जस्ट अ चांस कि जी या तो फालिज हो या हार्ट अटैक हो या किसी भी और। द मेन थिंग इज़ कि आपने क्लॉट को ऑब्जर्व करके रखना है। क्लॉट को ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो फालिज के केस में मैं कहूँगा कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमारे यहाँ पे फालिज के जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर एक्यूट होता है, सब एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है। एक्यूट जो है वो 4 घंटे, मतलब फालिज होने के 4 घंटे के बाद से अगर एक पेशेंट जो है वो मेडिकली स्टेबल है, उसको फिर से फालिज होने का चांस नहीं है, तो रिहेबिलिटेशन स्टार्ट कर दी जाती है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन। डैमेज जो है वो ब्रेन में हुआ है, ब्रेन वो काम करना सीखना भूल गया है। अब उसको नहीं याद कि हाथ कैसे मूव करना है या लेग कैसे मूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेन का जो एडजेसेंट एरिया होता है, जो उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज़ होते हैं डैमेज्ड एरिया के, वो फ़ौरन लर्न करना शुरू कर देते हैं। तो जो बेस्ट रिहैब होती है वो होती है एक्यूट फेज़ में, शुरू के 4 घंटे से 15 दिन तक। 15 दिन से आगे 3 महीने तक सब एक्यूट फेज़ होता है, और 3 महीने से आगे जो है वो क्रॉनिक फेज़ स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट जैसे ही जो है ना सब एक्यूट से क्रॉनिक फेज़ में जाता है, तो उसका जो दूसरा एरिया ब्रेन का जो लर्न कर रहा था, वो इम्प्रॉपर मूवमेंट्स को लर्न करना शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल साइनर्जी पैटर्न। फालिज के लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे हाथ उठाने की बजाय वो ऐसे हाथ लिफ्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेन के उस हिस्से ने सही तरीके से हाथ लिफ्ट करना सीखा नहीं। तो अगर सही तरीके से जल्द अज जल्द सिखा दिया जाए तो पेशेंट उसी तरीके से हाथ मूव करने के बजाय सही तरीके से मूव कर सकता है। राइट। अच्छा, अटैक की कितनी देर के बाद आपको फौरी जो है वो ट्रीटमेंट अगर दे दिया जाए तो चांसेस कम होते हैं कि कम से कम डैमेज होगा? देखें, एक दफ़ा अगर अटैक हो गया तो इट डिपेंड्स ऑन द अटैक के कितना सिवियर अटैक है। अगर जो है वो क्लॉट ने ब्लड वेसल को रप्चर कर दिया तो इट कैन बी अ हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसके अंदर ब्लड जो है वो ब्रेन के अंदर स्पिल कर गया, और मोस्टली डेथ हो जाती है इनफॉर्म। उसके अंदर जो है वो मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर जो है वो क्लॉट वहाँ जाके स्टक कर गया तो हो सकता है एक स्पेसिफिक एरिया की जो है वो सेल डेथ हुई हो, जिसके बाद जो है जितना कम डैमेज होगा रिकवरी उतनी ज़्यादा जल्दी है। और दूसरी चीज़ जो साथ साथ चलती, जितनी जल्दी रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर आएंगे उतनी जल्दी पेशेंट जो है वो रिटर्न टू वर्क हो सकता है। हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता। व्हेन आई वाज डूइंग माय स्पेशलाइजेशन इन मलेशिया, तो वहाँ पर हम पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई भी करते थे, देखा भी करते थे कि एक ऐसा पेशेंट जिसको फालिज हुआ है वो 1.5 से 2 महीने के अंदर अपने काम पे वापस चला जाता है। इतनी जल्दी उसको लर्न करवाया जाता है। हमारा ब्रेन इज़ ऑलवेज लर्निंग, इट इज़ अ लर्निंग मशीन। तो अगर हम उसको सही सिखाएंगे तो सही रिकवरी होगी। सो रिहेबिलिटेशन टोटली पॉसिबल है। आपने जितनी मेहनत उस पर करनी है उतनी जल्दी आप रिकवरी की फेज़ में आ सकते हैं। अच्छा लाला, ये बताइएगा कि कोई ऐसी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं जो कि फालिज के ख़तरे को या इस किस्म की स्वीयर बीमारी के ख़तरे को कम कर सकते हैं? इसके लिए हेल्दी डाइट जो है ना, एक होती है डाइट और एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपने वो साथ साथ करना होता है। डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ साथ चल रही होती है। तो उसके लिए एक आपने हाई सोडियम डाइट नहीं लेनी होती है, उसके साथ साथ आपने हाई कैफीन डाइट नहीं लेनी है। फिर आपने ऐसी डाइट्स नहीं लेनी है जो आपके विटामिन्स और मिनरल्स को ब्लॉक कर दें। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्जियां जो खाते हैं उनके अंदर बहुत ऑक्साइड जैसे आ जाते हैं जो आपके कैल्शियम और आयरन को ब्लॉक कर देते हैं और आपके हेल्दी मैकेनिज्म को आउट करना शुरू कर देते हैं।
उसके साथ बहुत हाई फैट डाइट हम लोग जिस तरह नॉर्मल लेते हैं, तली हुई चीज़ें और बाहर के, और हाई शुगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके माइक्रोबियोम को भी ख़राब करते हैं ये, और आपके बाकी के न्यूरॉन्स को भी ये डैमेज कर सकते हैं। जो बहुत हाई शुगर्स, एक सिंपल शुगर्स होते हैं और एक रिफाइंड शुगर्स होती हैं, यानी कि जो एक कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज का वो वाला पार्ट होता है, जो हम इसके अंदर फाइबर थोड़ा ज़्यादा होता है, वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जो जिस तरह होता है वाइट आटा जिसको हम कहते हैं, जो छान निकाल देते हैं, वो वाला भी क्लॉटिंग करता है आपकी बॉडी में जाके, जिसकी वजह से आपके क्लॉट्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये भी बताइएगा कि आजकल जितना डाइट का शौक होता है यंगस्टर्स को और वेट कम करने के लिए, वो जो वंस इन अ डे वाली डाइट है और हम सिर्फ एक टाइम पे मील लेते हैं और बाकी सारा दिन और रात हमने भूखा रहना होता है, उसका कितना नुकसान हो सकता है? उसका बहुत नुकसान है। आपके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी के, फिर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपके बहुत सारे विटामिन्स बॉडी के ब्लॉक हो जाते हैं। विटामिन के जो है, अगर उसकी प्रॉपर आप इनटेक नहीं कर रहे हैं तो वो भी उसका आपके खून से बहुत ताल्लुक है, वो आपके खून को पतला करने में मदद देता है। राइट। तो इस तरह से, और उसके अलावा मतलब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको हम कहते हैं, ब्रेक पे हमने जाना है और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कुछ चीज़ों से एलर्जिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग पोल्ट्री से एलर्जिक हैं, चिकन नहीं खा सकते, कैल्शियम फिर कम हो जाती है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, कहीं मत जाइएगा। शॉर्ट ब्रेक है न्यूज़ अपडेट्स के लिए और वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। गुड मॉर्निंग। लाहौर में बात हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, किस तरह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग है, वो आपकी फॉलेज की वजह बन सकती है। तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी मौजूद है और फिजियोथेरापिस्ट भी मौजूद हैं। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर वकार, आपसे जानना चाहेंगे, फिजियोथेरेपी की हम बात कर रहे थे। आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हर तीसरा नहीं तो कम से कम पाँचवां बंदा जो भी शिकायत करता आपको नज़र आएगा कि बैक पेन है, सोल पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, पाँव में दर्द रहता है, ठीक है, जॉइंट्स में दर्द रहता है। छोटे मोटे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चों में भी इवन 10, 15, 20 ईयर्स के बच्चों में आपको नज़र आ रहे हैं। तो क्या वजूहात क्या हैं, ये बैक पेन इतनी कॉमन क्यों हो गई है? अच्छा, एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का कुछ हो गया हुआ है, सारा दिन बैठना है, गेमिंग करनी है, उसकी वजह से जो आपकी होती है समटाइम जो लंबर स्ट्रेटनिंग हो जाती है, या फिर आपका मस्कुलर स्पैस्म हो जाता है, मसल वीक हो जाते हैं। इसके अलावा आपका नर्व इम्पिंचमेंट हो जाती है जो आपकी रेडिएट कर रही होती है टांगों की तरफ, जिसे आम जुबान में शियाटिका भी कहते हैं, ठीक है। शियाटिक नर्व इम्पिंचमेंट की वजह से आपका कमर में भी दर्द आता है और नीचे टांगों की तरफ भी दर्द जाता है। तो इसकी काफ़ी सारी और भी वजूहात हो सकती हैं कि स्टिल बैठे रहने की वजह से, ऑफिस के अंदर काम करते रहने की वजह से आपका कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्क बल्ज कर जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपका डिस्क स्लिप भी यही है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, डिस्क स्लिप भी यही है। आगे इसकी फर्दर आगे इसको देखा जाता है कि इसकी स्वेटी कैसी है, ठीक है। आगे डिस्क प्रोट्रूजन हो जाती है, या फिर इसका आप देखें कि स्टिल बैठे रहने की वजह से ही आपके ग्लूट्स के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से प्रीफॉर्मस सिंड्रोम आजकल काफ़ी कॉमन हो चुकी है। इस तरह की काफ़ी बीमारियां जो है, अब सम टाइम हम सोचते हैं कि मेडिसिन अगर खाएंगे, जितने भी पेशेंट मेरे पास क्लिनिक पे विज़िट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट बता रहे होते हैं कि हम 3 साल से दवाई खा रहे हैं, 4 साल से खा रहे हैं, इवन हम सर्जरी की तरफ मूव कर रहे हैं। इवन कुछ मेरे पेशेंट्स तो इस तरह के भी क्लिनिक पे विज़िट कर रहे होते हैं कि हमने सर्जरी करवाई है, उसके बावजूद हम जो है रिकवर नहीं कर सके, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखना होता है कि हाँ, आया आपके पास कोई अल्टरनेट हल है इसका। तो आपको चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप देखेंगे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पहले बैंक्स का राज था, फिर बिटकॉइन आया, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि अमेज़ोन आया तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे उबर आई है, तो टैक्सी, हाँ, एडवांसमेंट की तरफ, तो आपको उसका कोई ना कोई अल्टरनेट हल ढूंढना चाहिए। तो इसी तरह सर्जरी या मेडिसिन के आप देख लें कि अल्टरनेट क्या है, उसका आपको फिजियो जो है बेहतरीन हल मिलता है, और ये विद इन फ्यू सेशंस जो है पेशेंट इस तरह रिकवरी करता है जैसे कि उससे पहले पेन था ही नहीं। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा सैयद अली बहराम साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हम फालिज की जो हम इनिशियल वार्निंग्स होती हैं, जो सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो लकवा भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरह से ये जिस तरह से हमने बैक पेन, शियाटिका और साथ साथ शोल्डर फ्रीज होना, ये सब भी असाबी तनाव, इन चीज़ों की वजह, तो ये भी क्या एक सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपकी बॉडी आपको वार्न कर रही होती है, सिग्नल्स दे रही होती है?
देखें जी, जैसे ही फालिज का जो है वो अटैक होता है तो लकवा इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। पैरालिसिस को जो है वो लकवा कहते हैं। वन साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाती है जिसको हम लकवा बोलते हैं। या फिर कुछ लोगों को जो है वो फेस में भी जो है ना इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, वन साइड ऑफ द फेस ड्रूप कर जाता है। तो इसको भी कुछ लोग आमतौर पर हमारे यहाँ पर ज़ुबान बोलते हैं कि जो उसको लकवा मार गया है। ये एक बड़ा कॉमन टर्म है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है टिपिकल स्ट्रोक के जो हैं वो सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि अचानक शो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो दीज सिम्टम्स कैन शो इन बिटवीन 1 to 3 मिनट्स जो है वो ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले की अगर आप बात करें स्ट्रोक होने से पहले की बात, तो क्लॉट्स की वजह से जो है वो अदर लोगों को जो है अलग-अलग जो है ना वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कंप्रेशन सिंड्रोम हो सकता है, कहीं पर किसी ब्लड वेसल में जाके जो है ना वो क्लॉट फंसा है, वहाँ पर जो है ना कंप्रेशन आ गई है, फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया है, वापस नहीं जा पा रहा ब्लड हार्ट तक, तो वहाँ पर एक्यूमुलेट करेगा, कंप्रेशन होगी इन बिटवीन द वेसल्स एंड द फ्लूइड, तो वो जो है कंप्रेशन सिंड्रोम हो सकता है। और डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। लेकिन फालिज होने के कुछ अरसे के बाद अगर हमने उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं दी है, हमने उस बंदे को, हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है फालिज होता है और हम उस बंदे को बेड रेस्ट की तरफ ले जाते हैं कि जिनको आराम करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करवाएं। इन दैट केस इट कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि डिसयूज़ हो गए, हमने उस लिम्ब को इस्तेमाल ही नहीं किया। उसकी वजह से जो है वो फ्रोजन शोल्डर भी आ सकता है, बैक पेन भी आ सकता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस पे बढ़ती जाती है। बिल्कुल। अच्छा, डाइट, अगर हम डाइट की बात करें क्योंकि थेरेपी भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम लकवा की बात कर रहे थे कि ये भी एक फालिज का सिम्टम है, तो कई लोग जो है वो इस तरह की कोई सिम्टम आता है तो वो देसी डाइट की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन आपने सुना होगा कि इसको कहीं से कबूतर का सूप पिलाया जाए। तो ये जो एक मिथ्स हैं, ये किस हद तक जो है वो नुकसानदेह हो सकती हैं या फ़ायदेमंद हो सकती हैं, इस पर बात कीजिएगा। कबूतर का जो सूप है उसका ताल्लुक बेसिकली आपके प्रोटीन के साथ है ना, क्योंकि आपके मसल्स वीक हो रहे हैं ना, वो सारे प्रोटीन हैं। तो हम कोई ना कोई ऐसी डाइट देने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रोटीन लेवल हाई कर सकें। तो उसके अंदर यखनियों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करवाते हैं। यखनी आप कोई भी ले सकते हैं। अब लेकिन हम लोगों की डाइट इतनी इनऑर्गेनिक हो गई है, खालिस नहीं रही है, तो अंडे जिस तरह से हैं, आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी भी कर सकते हैं, और कम लेंगे तो प्रोटीन लेवल भी उसका डाउन हो सकते हैं। तो बस आपने करना ये है कि आपको उनका प्रोटीन लेवल हाई करवा देना। उसके अलावा ज़ाहिर है उसका बोन स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो पूरा आना चाहिए। और उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब B12 वो भी आपके प्रोटीन, नई प्रोटीन बनाने में वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करती है। कि जो मिथ है ये कुछ हद तक अगर इसको मेडिकली देखा जाए लिंक है कि वो बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट जो है ना उस पर्सन को रिक्वायर्ड होती है। तो वो जिस भी चीज़ से मिल रही है वो देना, पालक है, आपने खाली सिर्फ किसी गोश्त के सोर्स से नहीं देनी, दालों के अंदर भी प्रोटीन होती है, बट दालों के अंदर प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स हैं वो थोड़े डाउन लेवल के होते हैं। तो हम 2 से 3 दालें मिक्स करके उनका प्रोटीन लेवल अच्छा करके भी पेशेंट को दे सकते हैं। फिर हम पालक के जरिए भी, और इस तरह से डिफरेंट जो आपके आयरन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोटीन। अच्छा डॉक्टर लाला, ये भी बताइएगा कि एक कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, फूड एलर्जी होती है, किसी को चिकन से एलर्जी है, कोई स्पेशल एक खास किस्म का विटामिन या फिर जो है वो अमाइनो एसिड्स इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकता, तो उनकी डाइट कैसे बैलेंस होगी? ऑल्टरनेट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ से एलर्जी है तो उसकी कमी तो बॉडी में आएगी। ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। कुछ कंडीशन के अंदर आप एलर्जिक ऑटो इम्यून हो जाते हैं, खुद से ये एकदम से कोई ना कोई बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ट्रिगर कर जाती हैं और आपको किसी ना किसी स्पेसिफिक डाइट से एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को चावलों से हो जाती है, तो कुछ लोग प्रोटीन से एलर्जिक हो जाते हैं। तो वो बेसिकली ये होता है कि कुछ केसेस के अंदर तो आपका लिवर टॉक्सिक हो रहा होता है जो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और जो आपके प्रोटीन्स हैं, फैट्स, उन्होंने जाके कहाँ पे मेटाबोलाइज होना है, टूटना है आपके लिवर में। तो अगर वहाँ कोई मसला आ रहा है, आपका लिवर फंक्शन नहीं प्रॉपर करा, तो हम उसको फिर देखते हैं। फिर कुछ एलर्जीज होती हैं जो आपके स्टमक में ही आपको पेन शुरू कर देती है, वॉमिटिंग आपको शुरू हो जाती है। वो आपके जो गट है, माइक्रोबियोटा, जो गुड बैक्टीरियाज हैं, वहाँ पे मसला आ रहा होता है। तो हमने उस एलर्जी को देखना होता है, उसके टेस्ट वगैरह प्रॉपर करवाते हैं, उसकी स्क्रीनिंग होती है, फिर हम उस एलर्जी से उसका अल्टरनेटिव कोई ना कोई अल्टरनेट मौजूद होता है कुछ ना किसी फॉर्म में। अगेन अगर हम थेरेपी की बात करें डॉक्टर वकार, तो थेरेपी फालिज के मरीजों को किस हद तक जो है वो सेहतमंद कर सकती है, फिजियोथेरेपी खाली अगर ली जाए तो? एग्जैक्टली, फिजियोथेरेपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर रिकवरी ऑफ द पेशेंट। इसमें अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करवा रहे, अब भी जैसे डॉक्टर बहराम ने बात की है कि अगर कोऑर्डिनेशन कम्बिनेशन नहीं है डॉक्टर्स का, तो आप पेशेंट को रिकवर नहीं कर सकोगे कभी भी।
ठीक है। इसमें आप समझ लें कि 70 से 80% फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है कि एक पेशेंट जो बेड रिडन है और वो बेड पे लेटा हुआ है, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको किस तरह से वो अपनी डेली रूटीन की तरफ लेके जाया जाए। जैसे कि बाहर का आप देखेंगे, बाहर में इतना एडवांस किस्म के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स, आप 1-2 महीने के अंदर वो नॉर्मल अपनी रूटीन की तरफ चला जाता है। कोऑर्डिनेशन से पॉसिबल होता है। मैं चाह रही हूँ कि आप ब्लड सर्कुलेशन पे भी थोड़ा सा फोकस करके हमें बताएं कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से आप एनहांस कर सकते हैं, बेसिक जो घर पे आप थेरेपी कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के जरिए, ज़रा वो अगर कुछ टिप्स आप दे दें हमारे देखने वालों को तो बहुत से लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। एग्जैक्टली आप देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन अनइवन होगी तो आपके लिए डिफरेंट प्रॉब्लम काज करना शुरू हो गए। इसके लिए डिफरेंट कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। उसमें आपके लिए बेस्ट जो होता है वो आप रनिंग कर सकते हैं आप, इसके अलावा स्विमिंग जो है वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन रमज़ान में तो आप स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकेंगे, तो रमज़ान के प्रॉस्पेक्टिव में आगे आप देखें तो उसमें आपके लिए जॉगिंग वगैरह जो है वो आपके लिए बेस्ट है, या कुछ स्पेशलाइज्ड जो होती हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रहेगी तो आपके जो बीमारियां वो आपकी दूर रहेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर बहराम, अगर हम क्योंकि माह रमज़ान की भी आमद है, एकदम से डाइट प्लान्स चेंज होते हैं, आपकी रूटीन तब्दील हो जाती है, बॉडी में वीकनेस जो है वो फील होती है। फर्स्ट वीक में बहुत से लोग माह रमज़ान के बीमार हो जाते हैं, तो उस दौरान आपकी स्पेशली अगर आपकी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है और थेरेपीज़ हैं और अगर कोई पेशेंट्स हैं तो उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए? देखें जी, रमज़ान के अंदर जैसे कि आपको पता है सुबह का जो है ना वो सहर के बाद सारा दिन जो है वो हम लोग फास्ट करते हैं, रोज़े में होते हैं। तो उस दौरान जो है वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है एनर्जी कंजर्वेशन। अपनी एनर्जी को बचा के रखें टिल द एंड ऑफ द डे। आपने ये चीज़ देखा होगा कि मोस्टली लोग जो हैं वो सुबह 9 से 10 के दरमियान में जो हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उसकी मेजर वजह क्या होती है कि उन्होंने अपने दिन के आगाज़ में ही मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी जो होती है उसको कंज्यूम कर लिया होता है। एक्सरसाइज के ज़रिए भी और जनरल एक्टिविटी के ज़रिए भी। हमारी रूटीन इस तरह की है, हमारे काम का तरीका कार जो इस तरीके का है कि जिसके अंदर जो है ना हमारा वर्कलोड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उस वजह से जो है वो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाती है, हाइपोग्लाइसीमिक हो जाते हैं लोग। तो इसके अंदर बेहतरीन तरीका ये है, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू डू द एक्सरसाइज, लेकिन उसका भी एक तरीका है। आप शॉर्ट स्पैन के अंदर विद गैप्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। एकदम से अगर आप 1 आवर का जो है ना वो एक ट्रेडमिल रनिंग शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली इट कैन रिजल्ट इन हाई एनर्जी लॉस। लेकिन अगर आप जो हैं वो 15 मिनट आपने सुबह को कर लिया, 15 मिनट दोपहर को कर लिया, और अगर 15 मिनट जो है वो आप इफ्तार के तकरीबन घंटे या 2 घंटे के बाद कर लें तो दैट इज़ द बेस्ट। क्योंकि हमारे यहाँ पर इफ्तार के टाइम पे हाई कैलोरिक इनटेक लोग करते हैं मोस्टली। इफ्तार के बाद अगर करा जाए तो वो भी एक बैलेंस में आ सकता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि इफ्तार से कुछ देर पहले फुल टाइम एक्सरसाइज कर ली और फिर ज़्यादा सा खा लिया। जी बिल्कुल ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन है। इफ्तार से पहले उनको होता है कि जी अभी फास्टिंग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा बर्न कर सकें कर लें, क्योंकि उसके बाद उनके माइंड में एक गिल्ट पहले से मौजूद होता है कि हमने जो है ना वो हाई फूड इनटेक करना है इफ्तार पे। तो अभी से बर्न कर लें। उसके अंदर होता ये है कि आपका जो है ना वो कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप खाते हैं तो फ़ौरन एनर्जी जो है ना बॉडी उसको वापस स्टोर करना शुरू कर देती है। बेस्ट तरीका ये है कि आप इफ्तार के घंटे से 2 घंटे के बाद, खास तौर पे जब आपका स्टमक से आगे मूव कर गया, डाइजेशन प्रोसेस हो चुका है, आप तब अगर एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें तो इट इज़ द बेस्ट कि वो जो है ना आप उसे कैलोरीज को बर्न कर राइट। अच्छा लाला रुख, अब आपका क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे रोल आ जाता है न्यूट्रिशनिस्ट का, माह रमज़ान में किस तरीके से अपनी डाइट प्लान करनी है, कितना खाना है, कितना कम खाना है, किस टाइम पर खाना है, एक्सरसाइज को कैसे मैनेज करनी है, थोड़ा सा ये रूटीन बताइएगा। देखिए 2 फेज़ होते हैं। एक तो आपका फास्टिंग का फेज़ है, उसके अंदर आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप सहरी से लेकर इफ्तारी तक अपने आप को फास्टिंग के लिए प्रिपेयर कर सकें, अपनी बॉडी को अपना हाइड्रेशन स्टेटस प्रिपेयर कर सकें, मेंटेन रख सकें, और न्यूट्रिशन स्टेटस भी मेंटेन रख सकें, और अपना एनर्जी लेवल को भी आप कम से कम 3rd पार्ट ऑफ द डे तक आप मेंटेन कर सकें। ये बात इससे भी पहले हुई है कि ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाते हैं बॉडी के, जिसकी वजह से आप अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं।
तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि हम सहरी में कोई अच्छा ही इंटेक नहीं कर रहे होते हैं फूड का, या तो हम बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, मतलब जो लोग चीनी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं अगर आप दही खा रहे हैं तो, या फिर तले हुए पराठे खाए जा रहे हैं। अब बेहतर यही है कि सुबह के टाइम देसी घी का इस्तेमाल किया जाए, मगर 2 चम्मच से ज़्यादा वो इस्तेमाल ना हो, पराठा हो 7 इंचेस का हो, इससे ज़्यादा ना हो। चावल का इस्तेमाल ठीक है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब रिफाइंड शुगर्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर दही के अंदर बहुत चीनी डाल रहे हैं, या बहुत फ्रूट्स का, या कुछ लोग पीते हैं जूसेस भी, वो भी ख़तरनाक है। तो इन चीज़ों को नहीं करना होता। फ्रेश जूस भी नहीं पी सकते आप, उसकी जगह जो है होल फ्रूट लें, वो बेहतर है क्योंकि वो फाइबर भी बॉडी में जाएगा। हमने ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि एक तो आपने ऐसी खुराक लेनी है जो आपके मैदे में ज़्यादा देर तक स्टे कर सके, और दूसरा जो बॉडी के पानी सॉलिड की आपको फूड लेनी है, राइट, और जो आपके वाटर जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके बॉडी के अंदर, आप डिहाइड्रेट ना हो जाएं। तो उसके लिए कुछ लोग सुबह जो है सहरी के अंदर चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी कुछ लोगों के घरों में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो वो चीज़ें डायरेटिक्स से आपकी बॉडी से पानी को निकाल देंगे और आप आधे दिन में ही या 10-11-12 तक। और लोग लस्सी का इस्तेमाल बहुत शौक से करते हैं दही के साथ। दही, हाँ, लस्सी के अंदर भी जो चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं है। दही को खाली लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह पानी के जिस तरह हम ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, उससे बेहतर है कि आप पानी को खास जो है ना प्योर पानी का इस्तेमाल करें, वो बेहतर है, ताकि आप ज़्यादा देर तक अपने आप को मैनेज कर सकें। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि लस्सी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, और सारी चीज़ें क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है तो वो सब चीज़ें इकट्ठी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मेंटल इशू भी होता है कुछ लोगों को कि पानी जो है ना। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत बिंज ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है। बाहर अब अजानों का वक्त होने लगे और लोग बहुत फास्ट खाना शुरू कर देते हैं, और पानी की पी जाते हैं। इससे कुछ भी नहीं होता। आप चाहे पूरे मतलब जितनी मर्जी पानी पी लें, वो पानी ने एक लेवल पे मेंटेन रखना है, वो एक स्टेट है, उससे रिमूव होना ही है बॉडी से। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता खाएं, तहम्मुल से खाएं, ताकि देर तक आपकी बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट करे और आराम से उसको रिमूव करे बॉडी से। थोड़ा अर्ली उठ जाए, ऐसे ही है। ये और पूरी रात नहीं खाना चाहिए। आप अफ्तारी में खा लें, तरावियों के बाद खा लें, उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। पूरी रात हर घंटे 3 गिलास पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन इतना ज़्यादा खाना मत खाएं कि आप फिर सहरी में खाना स्किप कर दें। सहरी का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पर खजूर वगैरह, क्योंकि हमने अभी बात की थी ग्लूकोज लेवल बॉडी का डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल, एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए सहरी में भी खजूर का इस्तेमाल करें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं स्किप नहीं करना चाह रही, रात को लोग जागना शुरू कर देते हैं। यही पूरी रात आप सारी रात जागेंगे, सहरी के बाद सो जाएंगे। ये चीज़ भी आपको जो है वो डैमेज करती है, क्योंकि आपके फिर ऑक्सीजन लेवल क्योंकि ऑलरेडी डैमेज हुआ होता है, तो आपको वो रेस्ट का टाइम होता है। तो कम से कम जो है ना 5 घंटे की नींद तो ज़रूरी है सहरी से पहले। बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक लास्ट आपसे लेना चाहूँगी कि एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या है, और फिर हमें क्लोजिंग करनी है। अच्छा, एक्सरसाइज के आपके रमज़ान के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप बहुत ही जो है हार्ड किस्म का वर्कआउट करना शुरू कर दें। तो इसके लिए बेस्ट जो होता है वो आप अफ्तार के बाद जो है वो हल्की सी तकरीबन 20-25 मिनट के लिए ट्रेडमिल या जॉगिंग वगैरह जो है वो चहलकदमी और लाइट एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और यकीनन जो है वो बहुत कुछ जो सुनना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, उनके लिए क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी हमने कोशिश की कि कवर करें। और एट दी एंड यही कहना चाहेंगे कि माह रमज़ान करीब करीब है, अपना शेड्यूल अभी से बना लें, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लें ताकि बेहतरीन तरीके से रमज़ान का आगाज़ हो सके। और इसके साथ ही गुड मॉर्निंग लाहौर से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।